औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 की जो एक्सरसाइज है कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है? बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें ताकि सब दोस्त जो हैं वो फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले जो हमारा एमसीक्यूज़ है, पहले हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उसके बाद ब्लैंक सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है, इनसर्कल द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट वे ऑफ राइटिंग अ साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। साइंटिफिक नेम ऑर्गेनिज्म का लिखने के लिए किस तरह मतलब लिख सकते हैं हम। तो हमने ये, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा अच्छे तरीके से, तो उसमें लिखा होगा कि जो भी साइंटिफिक नेम होगा वो इटैलिक फॉर्म में होगा। इटैलिक फॉर्म मतलब थोड़ा सा टेढ़ा होता है लेटर। ठीक है, तो देखें ये भी लिखा हुआ है, 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 लेकिन ये जो हैं ये सिंपल वे में लिखे हुए हैं और सीधी तरह स्ट्रेट लिखे हुए हैं। तो और ये जो है, ठीक है, ये जो है ये मतलब थोड़ा टेढ़ा हुआ है, तो ये साइंटिफिक नेम हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद ये भी साइंटिफिक नेम्स ही हैं दूसरे भी, लेकिन वो करेक्ट नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 है, सिलेक्ट द मिसमैच्ड। मिसमैच्ड सिलेक्ट करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास प्लांटी, एकदम प्लांटी के टेरिडोफाइटा जो हैं वो प्लांटी के साथ करते हैं या नहीं करते, ये करते हैं, ये सही है। और फंजाई के साथ जो है म्यूकर, ये जो है ये भी करता है। उसके बाद नंबर सी प्रोटिस्टा के पैरामीशियम प्रोटिस्टा में आ जाता है। उसके बाद हम एनिमलिया को देखेंगे, एनिमलिया किंगडम में अमोबा आ जाता है या नहीं, नहीं ये अमीबा नहीं आ जाता। ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्लासीफाइंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म से को क्लासीफाई करने के लिए हम कि कौन सी सीक्वेंस जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, स्पेशी होती है, उसके बाद जीनस होता है, किंगडम होता है, फाइलम होता है, क्लास होता है, ऑर्डर होता है, फैमिली होती है। ये मतलब सीक्वेंस अच्छी नहीं है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी है, किंगडम पहले पहले लार्जेस्ट जो है वो किंगडम है, उसके बाद फाइलम, फाइलम जो सब डिवाइडेड होगा क्लासेस में, क्लासेस सब डिवाइडेड होंगे, आर्डर में, आर्डर सब डिवाइडेड होगा, फैमिली में, फैमिली सब डिवाइडेड होगी, जीनस में, जीनस सब डिवाइडेड होगा स्पेशी में। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म दे देता हूँ, के पी सी ऑफ जी एस। तो ये देख सकते हैं आप, किंगडम से लेकर स्पेशी तक, के पी सी ऑफ जी एस, के पी सी ऑफ जी एस। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है, आप सीक्वेंस याद कर सकते हैं। वो चाहे आप ऊपर से नीचे तक जाएं या फिर नीचे से असेंडिंग में डिसेंडिंग में भी याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑल आर इन्वॉल्व इन क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट। तो नीचे जो भी ऑप्शंस हैं वो सब जो हैं क्लासिफिकेशन में काम करते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन में इन्वॉल्व हैं। वो अगर एक ऐसा है जो क्लासिफिकेशन में इन्वॉल्व नहीं है। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है एनालॉग। एनालॉग जो है वो क्या होता है, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, डिफरेंट इन फंक्शन, होमोलॉगस, सिमिलर इन एक्शन एंड डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये भी देख सकते हैं। और साइटोलॉजी है, सेल बायोलॉजी भी मैंने आपको पहले बताया था। और ये सारे, ये भी और ये भी और ये तीनों जो हैं ये क्लासिफिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये जो जेनेटिक्स है ये क्लासिफिकेशन में इन्वॉल्व नहीं होती। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, इन द टेक्सोनोमिक हायरार्की choose the term which encompasses all other in the list। तो देखते हैं कि in the taxonomic hierarchy choose the term which encompasses all of the other lists। तो देखते हैं कि कौन सा जो है ये सारी लिस्ट को कंपास करता है। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, ये 1 है, जीनस है, स्पेशी है, ऑर्डर है और क्लास है। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास जीनस और स्पेशी है,
ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास ओनली स्पेशी, ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास 3 and 4 सॉरी 2 and 3 स्पेशी एंड ऑर्डर है, ऑप्शन नंबर डी 4 क्लास। तो ये हमारे पास ये जो है ये स्पेशी है, क्योंकि स्पेशी मैंने पहले भी बताया आपको के पी सी ऑफ जी एस। तो देखें ये स्पेशी आ रहा है लास्ट में, तो ये स्पेशी कंबाइन होके हमारे पास जीनस बनाएंगे, जीनस कंबाइन होके फैमिली बनेगी, फैमिली कंबाइन होके ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर कंबाइन होके क्लास बनेगा, क्लास कंबाइन होके फाइलम बनेगा, फाइलम कंबाइन होके किंगडम बनेगा। ठीक है, तो ये मतलब स्पेशी जो है ये सब में इन्वॉल्व होती है। और उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इन 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किंगडम मेटाफाइटा इंक्लूड्स ऑल ऑफ द अदर फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो फॉलोइंग में सब जो चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, लेकिन एक चीज़ एक्सेप्ट कौन सी? ऑप्शन नंबर ए अल्जी, ऑप्शन नंबर बी एंजियोस्पर्म, ऑप्शन नंबर सी जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी ब्रायोफाइटा। तो ये जो भी हैं ये किंगडम मेटाफाइटा में इंक्लूड नहीं है। इनका 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किंगडम मेटाफाइटा इंक्लूड्स ऑल द अदर एक्सेप्ट। मेटाफाइटा में ये भी आ जाता है, ये भी और ये भी, लेकिन ये एल्जी जो है ये नहीं आ सकती। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इन 5 किंगडम सिस्टम वायरसेस आर प्लेस्ड इन। वायरसेस किस में प्लेस किए गए हैं? मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, प्लांटी में, या नन ऑफ दिस। मतलब वायरसेस के लिए कोई भी किंगडम वैल्यूएबल में या फिर कोई भी किंगडम जो है उसमें नहीं रखा गया, क्योंकि ये नॉन सेल्यूलर एसेल्यूलर पार्टिकल है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, बायोलॉजिकल नेम ऑफ केट इज। ये तो सिंपल है, फेलस केटस। और देखते हैं हमारे पास एलियम सीपा, ये किसका नाम है? ये है ओनियन का, ये याद कर लें। और कैनस ल्यूपस जो है ये वोल्फ का नाम है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास अजरट इंडिका, ये जो है ये नीम ट्री का नाम है, ये नीम ट्री का नाम है। ठीक है, ये भी याद कर लें। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, मेंबर्स ऑफ विच किंगडम हैव सेल वॉल एंड आर ऑल हेट्रोट्रॉफिक। तो ये कौन सा मेंबर है जिसके पास सेल वाल तो है लेकिन वो हेट्रोट्रॉफिक है? मोनेरा है, देखते हैं, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, प्लांटी है, या फंजाई है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास है फंजाई। ठीक है, फंजाई सेल वाल तो प्रेजेंट है लेकिन ये हेट्रोट्रॉफिक है कम्प्लीटली। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, बायोडाइवर्सिटी इज अफेक्टेड विथ। बायोडाइवर्सिटी किस चीज़ से अफेक्टेड होती है? पॉल्यूशन से, डिफॉरेस्टेशन से, और हंटिंग से। 3 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन, मतलब क्या सिर्फ पॉल्यूशन से होती है, या सिर्फ डिफॉरेस्टेशन से, या बोथ पॉल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन, या तीनों से? ये जो है ये बायोडाइवर्सिटी जो है ये तीनों चीज़ों से, मतलब पॉल्यूशन से भी अफेक्टेड होती है, डिफॉरेस्टेशन से भी, और हंटिंग से भी। ठीक है, हम आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स पे। फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? फर्स्ट ब्लैंक है, डिग्री ऑफ वेरिएशन विद इन और अमंग द स्पेशी एग्जिस्ट ऑन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। तो डिग्री ऑफ वेरिएशन चेंजिंग आ जाती है अमंग द स्पेशीज़ में, तो वो डिफरेंट रीजन्स ऑफ अर्थ में पाए जाते हैं, तो वो किस चीज़ में स्टडी की जाते हैं? वो बायोडाइवर्सिटी में स्टडी किए जाते हैं। ठीक है, डैश स्पेशीज़ आर गिवन साइंटिफिक नेम्स, मतलब ईच स्पेशी, मतलब हर एक जो स्पेशी अलग अलग हर किसी को अपना अपना नाम दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ब्लैंक नंबर 3 है, डैश स्ट्रक्चर हैव डिफरेंट फंक्शंस, एनालॉगस स्ट्रक्चर। मैंने आपको पहले भी बताया कि वो जो स्ट्रक्चर में डिफरेंट हो लेकिन फंक्शन में सेम हो, दैट इज़ कॉल्ड एनालॉगस। और होमोलॉगस में क्या होता है, वो क्या होगा कि वो सेम इन फंक्शन होंगे बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। तो इसको हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। उसके बाद मोस्ट प्रोटिस्टा जो किंगडम में एनिमल्स हैं ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन से हैं? वो तकरीबन एक्वेटिक हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक 6 नंबर फंजाई आर
एक्लोरोफाइलस एंड एब्जॉर्प्टिव लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये फंजाई है जो एब्जॉर्प्टिव है और एक्लोरोफाइलस है, मतलब क्लोरोफिलस के पास नहीं है लेकिन एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफिक है। उसके बाद डैश इज नॉन सेल्यूलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या है? वो वायरस है। ऑब्लिगेट पैरासाइट किसको कहते हैं? वो ऐसा पैरासाइट जो होस्ट के बगैर ना रह सकता हो, दैट इज कॉल्ड ऑब्लिगेट पैरासाइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, साइंटिफिक नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड बी डैश व्हेन प्रिंटेड। अगर प्रिंट किया है, अगर हम पेपर वगैरह प्रिंट करेंगे तो वो कैसा होना चाहिए? तो वो मैंने आपको पहले भी बताया था, एमसीक्यूज में था, वो इटलाइज्ड होगा, ठीक है। उसके बाद 9th नंबर है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज कॉल्ड। जो ट्रीज हैं उनको कट करने का प्रोसेस जो है वो उसको क्या कहते हैं? वो डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है उसको। उसके बाद एनिमल्स विच आर एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन फ्यूचर एंड कॉल्ड इंडेंजर्ड। तो वो एनिमल्स जो जो खात्मे की तरफ जा रहे हों, जो ख़त्म होने की, मतलब जिनकी स्पीशीज़ तादाद जो है वो कम हो, उनको क्या कहा जाता है? उनको एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यूज और ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए। अभी हम आ रहे हैं एक्सरसाइज पे, क्वेश्चन आंसर्स पे। सबसे पहला जो हमारे पास है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स में एनालॉगस है, क्लासिफिकेशन है, स्पेशी है, फैमिली है, मेटाजोआ है, माइसीलियम है, हाइफी है, जीनस है, एंडेंजर्ड स्पेशी और किंगडम है। तो चलते हैं, हर एक को अलग अलग हम डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एनालॉगस। एनालॉगस इज अ टर्म यूज्ड इन बायोलॉजी टू रेफर बॉडी पार्ट्स दैट हैव सिमिलर फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसी स्टडी या फिर ऐसा टर्म जिसमें ऐसा ऑर्गन या ऐसी प्रॉपर्टी जिसका फंक्शन सेम हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट टू दैट इज कॉल्ड एनालॉगस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम क्या करेंगे? ऑर्गेनाइजिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स। ग्रुप्स में हम ऑर्गेनिजम्स को जो है वो ऑर्गेनाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू सर्टेन सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे हम उनको क्लासीफाई करेंगे, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। उसके बाद स्पेशी हमारे पास, स्पेशी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन रिप्रोड्यूस विथ वन एंड अदर इन नेचर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो स्पेशी क्या है? ये एक ऐसा ग्रुप है जो रिप्रोड्यूस करे विथ वन एंड अदर, ठीक है, इन नेचर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, जो अपना ऑफस्प्रिंग जो है वो फर्टाइल प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है फैमिली। फैमिली क्या है? फैमिली इज अ टेक्सोनोमिक ग्रुप। ये टेक्सोनोमिक ग्रुप है कंटेनिंग वन और मोर रिलेटेड जेनरा। तो मैंने आपको पहले भी बताया, इस चीज़ को आपने अपने जहन में रख लें, KPC ऑफ GS, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गई फैमिली। फैमिली के बाद जेनरा आ रहा है, तो मुख्तलिफ जेनरास कंबाइन होके हमारे पास बनेगा फैमिली, हमारे पास फैमिली बनेगी, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे फैमिली, ये देख सकते हैं एप्स है, मंकीज एंड मैन की कुछ काफ़ी सारी फैमिलीज हैं। उसके बाद मेटाजोआ है। मेटाजोआ को क्या कहेंगे? एनिमल्स हैविंग द बॉडी कंपोज्ड ऑफ सेल डिफरेंशिएटेड इनटू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स एंड यूजुअली अ डाइजेस्टिव कैविटी लाइंड विथ स्पेशलाइज्ड सेल्स। तो मेटाजोआ वो एनिमल्स हैं जो कंबाइन, मतलब जो कंपोज्ड हो सेल से डिफरेंशिएटेड टिश्यूज, मतलब जिनके पास टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, ऑर्गन एंड ऑर्गन्स भी हों, एंड यूजुअली अ डाइजेस्टिव कैविटी, जिसके पास डाइजेस्टिव कैविटी भी हो। उसके बाद लाइंड विद स्पेशलाइज सेल्स, डाइजेस्टिव कैविटी में स्पेशलाइज सेल्स हो। उसके बाद हमारे पास है माइसीलियम। माइसीलियम क्या है? द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ फंजाई। ये फंगस का वेजिटेटिव पार्ट है और कंसिस्टिंग ऑफ अ नेटवर्क ऑफ फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। हाइफी बॉडी है पूरी किसकी? फंजाई की, वो डिपेंड करती है जिस पे, दैट इज कॉल्ड फंजाई वेजिटेटिव पार्ट ऑफ फंगस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है हाइफी। हाइफी क्या है? ईच ऑफ द ब्रांचिंग फिलामेंट्स दैट मेक अप द माइसीलियम ऑफ अ फंगस। तो वो हर एक ब्रांच जो है फंगस की, जो एक ब्रांच बनाए, तो वो क्या होगी? वो माइसीलियम ऑफ फंगस होगी, ठीक है, वो माइसीलियम फंगस की बनाएगी। उसके बाद हमारे पास है जीनस। जीनस क्या है? टेक्सोनोमिक रैंक बिलो फैमिली एंड अबोव स्पेशी, रिलेटेड ग्रुप ऑफ फैमिलीज मेक जीनस। तो जीनस क्या है? एक टेक्सोनोमिक लेवल है, बिलो द फैमिली, फैमिली के बाद आता है, और ये अबोव द स्पेशी, स्पेशीज के स्पेशी से ऊपर आता है, ठीक है। रिलेटेड ग्रुप ऑफ फैमिलीज मेक जीनस, मतलब
फैमिलीज़ का जो रिलेटेड ग्रुप है वो एक पूरा सारा जीनस बनाएंगे, सॉरी जीनस का जो कंबाइन होके बनाएंगे क्या, फैमिली। ठीक है। इंडेंजर्ड स्पीशी क्या है? इंडेंजर्ड स्पीशी मैंने आपको पहले बताया कि वो स्पीशीज जिनका तादाद ख़त्म होने पे हो, मतलब जिनका तादाद काफ़ी कम हो। ठीक है। स्पीशीज ऑफ एनिमल्स और प्लांट दैट इज सीरियसली एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, जिसको खतरा हो, खतरे में हो, मतलब जिनका तादाद बहुत कम हो, दैट इज कॉल्ड द एक्सटिंक्शन। उसके बाद किंगडम है, द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये मैंने पहले भी आपको बताया, KPCFGS को अपने जहन में रख लें। तो सबसे पहला पहला जो सबसे ज़्यादा जो सबसे लार्जेस्ट ग्रुप होगा वो दैट इज़ कॉल्ड किंगडम। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग टेबुलेटेड फॉर्म, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, फंजा एंड प्लांटी। तो देखते हैं हमारे पास सबसे पहले हमारे पास है प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम क्या है? दे आर नॉट मोबाइल। मोबाइल का मतलब है वो मूव नहीं कर सकते, दे आर मोबाइल, ये मूव कर सकते हैं। दे कंटेन क्लोरोफिल टू मेक देयर ओन फूड, ये इनके पास क्लोरोफिल होता है, ये क्लोरोफिल इनके पास नहीं होता। उसके बाद देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, इनका सेल्यूलोज के सेल वॉल बना होता है। दे लेक सेल वॉल, एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होता। उसके बाद हमारे पास है सेल्यूलोज सिंथेसाइज्ड बाय सेल, सेल्यूलोज जो है वो सिंथेसाइज सेल से होता है, सेल्यूलोज नॉट सिंथेसाइज्ड, इसमें सेल्यूलोज सिंथेसाइज्ड नहीं होता। देयर ग्रोथ इज अनलिमिटेड, इनकी अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, मतलब कितनी भी हाइट हो सकती है। उसके बाद देयर ग्रोथ इज लिमिटेड, इनकी एनिमल्स की जो है वो लिमिटेड ग्रोथ होती है। ठीक है। उसके बाद मोनेरा एंड प्रोटिस्टा है। मोनेरा क्या है? मोनेरा आर प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा आर यूकैरियोट्स। दे आर लेस कॉम्प्लेक्स, क्योंकि प्रोकैरियोट लेस कॉम्प्लेक्स, वैसे ही लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब इनको वो इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते। उसके बाद दे आर कंपेरेटिव कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मोनेरा यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे, और ये प्रोटिस्टा जो है कंसिस्ट ऑन बोथ यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। उसके बाद दे डू नॉट कंसिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इन देयर सेल, क्योंकि प्रोटिस्टा के पास वेल डिफाइंड सेल होता ही नहीं है, दे कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है। उसके बाद डजन कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, प्रोकैरियोट सेल होते ही वही हैं जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स ना हो। उसके बाद कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, लाइक गोल्जी बॉडी है, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्लास्टिड्स हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये प्रोटिस्टा में आ जाते हैं, और ये जो भी हैं ये जो हैं वो मोनेरा में आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है किंगडम फंजा एंड किंगडम प्लांटी। तो हमने पहले भी किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया का डिफरेंस देखा था, अभी फंजाई और प्लांटी का है। तो फंजाई क्या है? फंजाई है सेवरल न्यूक्लियर पर सेल, काफ़ी सारे सेल्स न्यूक्लियस हो सकते हैं एक सेल में। उसके बाद प्लांट्स हैव ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। फंजाई आर हेटरोट्रॉफिक, दे आर ऑटोट्रॉफिक। ठीक है। फंजाई हैव फ्यू, और देखते हैं फंजाई हैव फ्यू और नो स्टोरेज मॉलिक्यूल्स, इसके बाद स्टोरेज मॉलिक्यूल्स नहीं हो सकता। स्टार्च इज मेन स्टोरेज मॉलिक्यूल इन प्लांट, स्टार्च जो है वो मेन स्टोरेज मॉलिक्यूल है। उसके बाद देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड माइसीलियम, हमने पहले भी डिस्कस किया है, इनके पास बॉडी जो है वो माइसीलियम पे डिपेंड करती है। उसके बाद प्लांट्स हैव ट्रू रूट्स स्टेम लीव्स एज बॉडी पार्ट्स, ये इनके पास सारी चीज़ें होती हैं। इनके पास माइसीलियम होती है, मिसाल के तौर पर एक थोड़ा सा मैं बना देता हूँ, मिसाल के तौर पर एक ये सबस्ट्रेट है, तो ये एक फंजाई है, फंजाई एक तो नहीं होती लेकिन ये पूरा सारा पूरा जो है ये इनका जो है ये इनके पास टिप पे जो है ये यहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह बनते हैं इनके। ठीक है। इससे मतलब ये से ये फंजाई हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है, अच्छा ये लास्ट पॉइंट रह गई, द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ चिटिन, या इसको चिटिन भी कहते हैं, उसको काइटिन भी कहते हैं। ठीक है। द सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ये सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है। और अब हम आ रहे हैं राइट शॉर्ट आंसर्स में, वह साइंटिफिक नेम इज़ नेसेसरी, साइंटिफिक नेम क्यों नेसेसरी है देखते हैं। साइंटिफिक नेम्स आर यूज टू डिस्क्राइब वेरियस स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ वे दैट इन इज यूनिवर्सल सो दैट साइंटिस्ट अराउंड द वर्ल्ड कैन ईजीली आइडेंटिफाई द सेम एनिमल, तो वो सेम एनिमल को आइडेंटिफाई करने के लिए मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में, दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, एंड मेनी ऑफ साइंटिफिक नेम्स आर ड्राइव्ड
फ्रॉम लैटिन नेम्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। तो देखते हैं कि साइंटिफिक नेमिंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हर मुआशरे में हर चीज़ का अलग नाम होता है। मिसाल के तौर पर हम एक ओनियन ले लें, तो ओनियन को हम उर्दू में क्या कहते हैं, प्याज कहते हैं, और बसल भी कहते हैं, और सिंधी में उसको क्या कहते हैं, उसको हम बसर कहते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में उसको ओनियन कहते हैं। ये काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में काफ़ी अलग अलग नाम्स हैं। तो अगर ये इनका साइंटिफिक नेम ना होता तो हम किसी मुआशरे में जाते, मिसाल के ऊपर हम ब्रिटिश जा रहे हैं या इंग्लैंड जा रहे हैं या फिर किसी ऐसे मुल्क में जा रहे हैं जहाँ पे जो बसर है वो बसल जो है, ओनियन जो है, उसको ओनियन कहा जाता है, तो हमें पता ना हो तो हम क्या कहेंगे, तो हम उनको कहेंगे कि ये एलियम सीपा। एलियम सीपा एक ऐसा नाम है जो इंटरनेशनली जिस भी खित्ते में जाएंगे, दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे, तो ये ओनियन का नाम यही मिलेगा, ओनियन का दूसरा नाम नहीं मिलेगा, एलियम सीपा। दैट इज़ कॉल्ड द साइंटिफिक नेमिंग। उसके बाद हमारे पास है हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में कैसे एनिमल्स को जो है क्लासीफाई किया गया था। द टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज बाय कार्लस लिनियस, ये याद रख लें, कार्लस लिनियस ने दी थी, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है। ही कैटेगराइज्ड एंड क्लासिफाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन एंड मोबिलिटी। न्यूट्रिशन किस तरह से खाते हैं और मोबिलिटी मूव करते हैं या नहीं करते। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर क्लासिफाइड इनटू टू किंगडम प्लांटी एंड एनिमलिया। जो ऑटोट्रॉफिक, जो अपना खुद खाना जो बनाते हैं वो एनिमल जो प्लांट किंगडम में है, और जो नहीं बनाते वो एनिमलिया किंगडम में है, और मोबिलिटी के हिसाब से जो मूव नहीं कर सकते वो प्लांटी में है, जो मूव कर सकते हैं वो एनिमलिया में, ठीक है। उसके बाद वायरस इज़ नॉट प्लेस्ड इन एनी किंगडम। वायरस क्यों नहीं प्लेस किया गया, क्योंकि वायरस इज़ अ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है। इट डजंट कंसिस्ट ऑफ सेल्स, ये सेल पे डिपेंड ही नहीं करता, मतलब ये इनकी लाइफ सेल है ही नहीं। इट कांट सेड टू बी लिविंग और नॉन लिविंग, ये लिविंग भी नहीं कह सकते उसको, नॉन लिविंग भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक बाउंड्री वॉल है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये लिविंग सिस्टम है और ये नॉन लिविंग सिस्टम है। तो वायरस जो है ये एक जो है सेंटर पे पड़ा हुआ है। अगर होस्ट के अंदर होगा तो लिविंग कहलाएगा, अगर होस्ट के बाहर होगा दैट इज़ नॉन लिविंग कहलाएगा, ठीक है। ये डिफरेंस देख लें। उसके बाद हम आगे देखते, अच्छा आगे काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। लिविंग वाइल इन लिविंग्स, अगर लिविंग्स में रहेगा तो लिविंग होगा, मतलब एज होस्ट, एज इट यूज ह्यूमन मशीनरी फॉर इट्स लाइफ, एंड नॉन लिविंग वाइल आउट ऑफ द बॉडी। बॉडी के मतलब मैंने कहा ना कि अगर किसी लिविंग में होस्ट में होगा तो वो लिविंग कहलाएगा, अगर होस्ट में नहीं होगा तो नॉन लिविंग कहलाएगा। सो कैरेक्टराइज्ड ऑफ अ वायरस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस डजंट मैच विद एनी किंगडम ऑफ लिविंग्स, ठीक है। दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एनी किंगडम, इसलिए ये किसी भी किंगडम में इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ना नॉन लिविंग में हो रही है, नॉन लिविंग में हो रही है। उसके बाद हमारे पास ड्रॉ चार्ट शोइंग थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में लिविंग बींग्स आर क्लासिफाइड इन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिसेल्युलरिटी एंड मल्टीसेल्युलरिटी एंड थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हमारे पास प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा में क्या है, यूनिसेल्युलर अल्जी, फंजा एंड बैक्टीरिया है। प्लांटी में मल्टीसेल्युलर प्लांट्स हैं। एनिमलिया में मल्टीसेल्युलर एनिमल्स, मेटाफाइटा एंड मेटाजुआ। मेटाजुआ वो जो हैं वो एनिमल्स हैं, मेटाफाइटा जो हैं वो इन प्लांट्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है वाई अमोबा इज़ नॉट प्लेस इन एनिमल किंगडम। अमोबा को एनिमल किंगडम में क्यों नहीं प्लेस किया गया, क्योंकि अमोबा इज़ नॉट कंसिडर्ड एज एनिमल, ये इसको एनिमल नहीं कहा जाता। क्यों, क्योंकि अमोबा इज़ अ यूनिसेल्युलर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, ये वन सेल का बना होता है। दस इट कैन नॉट बी एन एनिमल, ये इसलिए ये एनिमल नहीं हो सकता। बिकॉज एनिमल्स आर मल्टी सेल्युलर एनिमल्स, मल्टी सेल्युलर होता है मीन्स दैट ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ वन मोर देन वन, वो एक से ज़्यादा सेल पे डिपेंड करते हैं एनिमल्स। उसके बाद है वाई साइनोबैक्टीरिया आर प्लेस्ड इन मोनेरा। मोनेरा में साइनोबैक्टीरिया को क्यों प्लेस किया गया, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया बिलोंग्स टू किंगडम मोनेरा। साइनोबैक्टीरिया जो है वो मोनेरा में जो किंगडम में बिलोंग करती है, ठीक है। देखते हैं मोनेरा और प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर बैक्टीरिया यूनिसेलुलर बैक्टीरिया। मोनेरा में जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूनिसेलुलर बैक्टीरिया हैं, दो हुज जेनेटिक मटेरियल इज डिस्पर्स्ड लूजली इन द सेल, वो सेल में लूजली पैक्ड होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्लांट्स एंड अदर यूकैरियोट्स इज हेल्ड इन द सेल न्यूक्लियस, वो सेल में ही न्यूक्लियस में ही होता है,
ठीक है। देयरफॉर ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्लेस्ड इन किंगडम मोनेरा एंड नॉट इन किंगडम प्लांटी। तो इसीलिए जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो भी मोनेरा में प्लेस की गई है, एनिमल प्लांट किंगडम में नहीं की गई। उसके बाद राइट डिटेल्ड आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। डिस्क्राइब इन डिटेल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे पहले देखते हैं कि किसने दी थी, रॉबर्ट विटेकर ने दी थी। कब? ये दी थी 1969 में। into 5 kingdoms which clearly categorize fungi into separate kingdom. This system of classification was based on, किस चीज़ पे बेस्ड करता है? तीनों, मतलब तीन चीज़ें हैं कि क्या? सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोट्स, ठीक है। उसके बाद जो एक अलग चीज़, जो बेस्ट चीज़ है, वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स, इंजेस्टेड हेटरोट्रॉफ्स एनिमल्स एंड एब्जॉर्ब्ड हेटरोट्रॉफ्स फंजाई, ठीक है। अब हम आ रहे हैं किंगडम मोनेरा पे। किंगडम मोनेरा में क्या है? इट इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में क्या है? इट इज़ द प्लेस फॉर ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर जो भी हैं वो हम प्रोटिस्टा में इंक्लूड करेंगे, एक्सेप्ट यीस्ट। यीस्ट को हम नहीं करेंगे, क्यों? विच सम ऑफ देम हैव अ फीचर ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यीस्ट को एनिमल्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और प्लांट्स की भी हैं। मोस्ट प्रोटिस्ट आर एक्वेटिक। प्रोटिस्ट, ये एमसीक्यूज भी था। मोस्ट प्रोटिस्टा जो हैं वो एक्वेटिक हैं। इट इंक्लूड्स प्रोटोजोआ एंड यूनिसेलुलर एल्गी। प्रोटोजोआ भी हैं और यूनिसेलुलर एल्गी भी हैं, ठीक है। उसके बाद किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में क्या है? इट इंक्लूड्स ऑल मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स फंजाई। यूकैरियोटिक फंजाई है, दे आर एक्लोरोफाइलस, एब्जॉर्ब टू हेटरोट्रॉफस, हेटरोट्रॉफ्स। एक्लोरोफाइलस में मतलब क्या है कि उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, और एब्जॉर्ब टू हेटरोट्रॉफ्स क्या है कि ये वो एब्जॉर्प्शन करती है, ठीक है, ईट वगैरह नहीं करती, एब्जॉर्प्शन करती है। दे हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ मेनली चिटिन या काइटिन भी कह सकते हैं, मैंने पहले भी आपको एमसीक्यूज बताया था। दे हैव अ बॉडी कॉल्ड, इनकी बॉडी को क्या कहते हैं? माइसीलियम, विच इज़ मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। हाइफी की बनी होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी क्या है? इट इंक्लूड्स all multicellular eukaryotic photosynthetic organisms. They have cell wall mainly made up of cellulose. It includes multicellular algae, multicellular algae भी आ जाती है, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm and angiosperms। सारे चीज़ें जो हैं, ये सारे एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स जो हैं प्लांट कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एनिमल किंगडम है। एनिमल किंगडम ऑल एनिमल्स आर मल्टीसेल्युलर हैं, यूकैरियोटिक हैं, विच आर इंजेस्टिव। ये इंजेस्ट मतलब है कि ये वो ईट करते हैं, ईटिंग करने वाले, विदाउट सेल वाल। ये सेल वाल इनके पास नहीं होता। इट इंक्लूड्स ऑल वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट एक्सेप्शन, एक्सेप्ट प्रोटोजोआ इनवर्टिब्रेट, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज टेक्सोनोमिक हायरार्की, एक्सप्लेन एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या है? द ग्रुप into which organisms are classified is known as taxonomic category or taxa, singular taxon, ठीक है। उसके बाद the taxa are arranged in ascending order and form ladder called taxonomic hierarchy। मैंने आपको पहले भी बताया था, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये किंगडम है, किंगडम के बाद फाइलम आएगा, फाइलम के बाद क्लास आएगा, क्लास के बाद केपीसी ऑफ ऑर्डर आएगा, फैमिली आएगी। ये एक लेडर, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ, ये मतलब एक लेडर बन गई, ठीक है। इसको हम कहते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की, ठीक है। All organisms classified into 5 kingdoms. So kingdom is the highest taxon of classification. Aims of classification. Classification का मकसद क्या है? Biologists classified the organisms in order to make them study easily. आसानी के लिए, ठीक है। और साइंस जो भी कर रही है, जो भी एक्सपेरिमेंट, जो भी मतलब इन्वेंशंस हो रही हैं, वो भी आसानी के लिए। सो द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। द मेन एम्स क्या है this branch? To determine similarities and dissimilarities among organisms so that they can be studied easily, ठीक है। To define the evolutionary relationship among organisms,
उसके बाद डिस्क्राइब इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी पे डिफॉरेस्टेशन के क्या असरात हैं। तो डिफॉरेस्टेशन क्या है? द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट इनटू नॉन फॉरेस्ट लैंड इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो जहाँ पे भी देखें जंगलात वगैरह हैं या फिर ट्रीज़ हैं, उनको कट करके हम अलग कोई दूसरी चीज़, मतलब जो फॉरेस्ट के अलावा लैंड ज़मीन को हम आज़ाद करते हैं फॉरेस्ट से, दैट इज़ कॉल्ड द डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, द मोस्ट नोन सीक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज द थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को बहुत सारा नुकसान होता है। ठीक है, इन फैक्ट forest represent some of the most veritable hubs of biodiversity. By destroying the forest, human activities are putting entire ecosystems in danger, creating natural imbalances and putting life at a threat. ठीक है, ये मतलब ज़िंदगी को भी लाइफ को भी ख़तरे में डालते हैं। किसके थ्रू? डिफॉरेस्टेशन के थ्रू। डिफॉरेस्टेशन फॉर फूड may lead to food insecurity in the near future. Today, 52% of all land used for the production moderately or severely impacted soil erosion. Soil को भी नुकसान होता है in the long term. The lack of healthy nutrition so can lead to the low yield of food insecurity. ठीक है, उसके बाद सॉइल इरोजन इज वन ऑफ द consequence of डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन वीकेंस एंड डिग्रेड्स द सॉइल को नुकसान पहुंचाती है. फॉरेस्टेड सॉइल आर यूजुअली नॉट ओनली रिचर इन ऑर्गेनिक मैटर बट also more resistant to erosion, bad weather and extreme weather events. ठीक है, this happens mainly because roots help fix trees in the ground and sun blocking tree cover helps the soil to slowly dry out. ठीक है, अगर जहाँ पे भी ट्रीज देखें तो वहाँ पे एक मॉइस्चर होता है अलग अलग चीज़ का. ठीक है, एज अ रिजल्ट डिफॉरेस्टेशन विल प्रोबेबली मीन द सॉइल विल बिकम इंक्रीजिंगली फर्टाइल, leaving the area more vulnerable to natural disasters such as landslides of floods and floods वगैरह जो भी आते हैं वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से ही आते हैं. मतलब देखें रेनिंग वगैरह जो होती है वो भी डिफॉरेस्टेशन हो जाती है. डिफॉरेस्टेशन इफेक्ट्स एंड कंट्रीब्यूशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये थोड़ा सा पढ़ लें. Deforestation also has a very strong contribution to the climate change. Firstly, taking down trees means they will release back into the atmosphere the carbon dioxide they were keeping. Secondly, fewer trees available means reducing the plant's overall ability to capture and store carbon dioxide. Both these effects negatively contribute to the greenhouse effect and climate change. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 3 हो रहा है कंप्लीट. और इसके साथ साथ मुझे भी दे दें इजाज़त. और मैं लास्ट में यही बात कहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि सब दोस्त जो हैं इससे फ़ायदा उठा सकें. सो मुझे दे इजाज़त. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.